गुड मॉर्निंग। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, देखो राशि दो होती है, चर राशि और अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? वह राशि चर राशि, एक होती है अचर राशि। वे भौतिक राशियां जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती हैं उसे क्या कहते हैं? चर राशि। यानी जो बीजगणितीय संख्या लिखते हैं ना अपन, जैसे x, y, z, a, b, c, ये सब क्या है? चर राशि। क्यों? x का मान 10 भी हो सकता है, x का मान 1000 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस तरह से ऐसी राशियां जो कोई भी मान ग्रहण कर सकती हैं उन्हें चर राशि कहा जाए। अचर राशि वे भौतिक राशियां जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिक्स रहता है। जैसे 8, 27, कोई भी संख्या है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अचर राशि कहते हैं। चर राशि अचर राशि समझ गए? अब एक चर वाली रैखिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं। समीकरण के कितने पक्ष होते हैं? दो। एक बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और एक दायां पक्ष राइट हैंड। बायां पक्ष और दायां पक्ष, इसकी ये विशेषता होती है कि कोई भी राशि जो बाएं से दाएं में जाए या दाएं से बाएं में लाए, यानी उसका ट्रांसपोजिशन, उसका पक्षांतरण करें अपन, दाएं पक्ष से चाहे बाएं पक्ष में लाओ, चाहे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाओ, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। दाएं पक्ष में यदि प्लस की है तो इधर आएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, इधर यदि प्लस की है तो उसको इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इधर माइनस की है इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगी। अब समीकरण में कितने पक्ष हो गए? दो। चर राशि और अचर राशि अपने समझ गए। अब अपनी है अभ्यास 2.1। अभ्यास 2.1 प्रश्न नंबर 1। निम्न समीकरणों को हल करो। निम्न समीकरणों को हल करो। समीकरण हल करो। क्या है? 2.1 में पहला प्रश्न, x - 2 = 7। x - 2 = 7। तो देखो इसके दो पक्ष हैं, ये इसका बायां पक्ष और ये इसका दायां पक्ष। इसमें दो तरह की राशि है, चर भी है और अचर भी है। चर राशि एक तरफ रख लो, अचर राशि एक तरफ ले जाओ।
उसे क्या कहते हैं? पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करने पर x इज इक्वल टू 7 है इधर, 2 इधर गया, बाएं पक्ष में 2 किसका था? माइनस का, दाएं पक्ष में जाकर किसका हो जाएगा? प्लस। x बराबर 7 और 2 9। इस समीकरण में का हल क्या आया? 84x का मान क्या है? 9। समझ गए ना? दूसरा 2.1 में दूसरा प्रश्न है, y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। पहले प्रश्न में इसमें कोई आंसर नहीं है। पहले प्रश्न में चर x था और इसमें चर y है, अपने को चर y का मान निकालना। वही बात इसका करने को पक्षांतरण। इनका कर दे पक्षांतरण। y इक्वल टू 10 तो है, 3 इधर प्लस का था, इधर जाएगा, किसका हो गया? माइनस। दस में से 3 गए, कितने बचे? 7। और यही इसका था। 10 में से 7 गए, 3 गए, कितना आया? 7। तो यही इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है, जेड प्लस 2। अब इसमें चौरासी क्या है? जेड। तो अपने को जेड का मान निकालना। तो वही बात क्या कर दे? पक्षांतर में करने पर इधर क्या है? 6। दाएं पक्ष में 2 अचल राशि है, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे, क्या होगी? -2 इज इक्वल टू जेड। दाएं पक्ष में अब 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4 इज इक्वल टू जेड। इसको अपने जैसे भी लिख सकते हैं, या जेड इज इक्वल टू 4, ये इसका था। तो अचल राशि चाहे बाएं पक्ष में हो चाहे दाएं पक्ष में हो, उसका मान अपन ज्ञात से कर सकते हैं। मिटा दो। प्रश्न नंबर 4, तीन बटा 7 प्लस x इज इक्वल टू 17 बटा 7 है ना। जब समीकरण के अंश और हर में संख्याएं हो तो उसको अपन निम्न प्रकार की हल कर सकते हैं। नीचे वाली संख्या
हर का लघुत्तम ले लो, साथ साथ देना, तो क्या कर लेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों को किससे गुणा कर देंगे, 7 से। समीकरण, देखो समीकरण के दो पक्ष है, बायां और दायां, उनमें यदि समान संख्या जोड़ी जाती है दोनों पक्षों में, या समान संख्या घटाई जाती है, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, या दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है, तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समीकरण के दोनों पक्षों को सात से गुणा करने पर कर दो, 3/7 है, इसको भी किससे गुणा कर दूं, 7 से। 7 गुणा x इज इक्वल टू 7 गुणा 17/7, यानी प्रत्येक दोनों पक्षों में प्रत्येक संख्या को अपन ने किससे गुणा कर दिया, 7 से, क्योंकि इनका अपन लघुत्तम लेते हैं हर का, तो वो 7 ही आता है। अब देखो इस 7 से ये 7 कट गए, इस 7 से ये 7, अब अपने पास संख्या क्या है, यहां से 3 बचा, 7x से गुणा हुआ कितना आया, 7x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, दाहिने पक्ष में 17। अब इसका क्या करेंगे अपन, पक्षांतर करेंगे, जैसे पहले प्रश्न में किया था ना। अब ये पहले जो अपन ने एक 3 प्रश्न, पहला दूसरा और तीसरा ये किए थे, अब उस रूप में आ गए, इसलिए अब इसका पक्षांतर कर दो, पक्षांतर करने पर 7x बराबर 17, 3 ही गए तो किसके हो गए, माइनस के, तो 7x बराबर 17 में से 3 गए, कितने बचे, 14। 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/7, कितने आए, 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो इसका मान, x का मान कितना आया, x का मान आया 2, कोई दिक्कत नहीं है, बिठा दो। पांच का 6x इज इक्वल टू 12, x का मान निकालना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 12/6, यानी x के गुणांक का उसमें भाग लग जाएगा, x इज इक्वल टू 2, ये इसका था, x इज इक्वल टू 2। प्रश्न नंबर 6 में देखो 3/5 इज इक्वल टू 10, अब इसके बाएं पक्ष में क्या है, 3/5 बराबर 10। किसी भी संख्या के हर में कुछ भी नहीं होता, उसका मतलब क्या, कि उसके हर में 1 है, इसके हर में 1। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए
वज्र गुणा का दूसरा नाम है तिरछा गुणा। अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे तिरछे हो गए, इसको कहते हैं वज्र गुणा। या t को 1 से गुणा किया क्या आया, t इज इक्वल टू 10 किससे गुणा होगा, 5 से, 10 पंचो 50 और यही इसके तरफ t का मान कितना आ गया 50। तो ऐसे यदि अंश और हल में एक एक संख्याएं हो तो ऐसे समीकरणों में चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए वज्र गुणा कर लेना चाहिए। सात का है 2x बटा 3 इज इक्वल टू 18। वही बात, अंश और हल में संख्याएं हैं। अब इसका भी अपन क्या करें, वज्र गुणा। दो एक्स किससे गुणा होगा, 18 3 से गुणा होगा। तो 2x को 1 से गुणा किया क्या आया 2x, 18 को 3 से किया क्या आया 14। 2x इज इक्वल टू 14। x इज इक्वल टू 54 बटा 2 और x इज इक्वल टू 27। x का मान क्या आया 27। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्रश्नों को ऐसे कर बिठा दो। 8 का है 1.6 is equal to y upon 8.5। अब देखो, अभी अपन चर्चा कर रहे थे, पिछला प्रश्न किया था कि अंश और हर इनमें एक एक संख्या ही हो तो वज्र गुणा कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसके नीचे देख नहीं, वज्र गुणा करने पर y को 1 से गुणा किया y, इसको इससे गुणा करें 16 पंचो 80 असला 16 और 8 24 यह है ना। और यही y का मान आ गया। y का मान क्या आया 2.4। 9 का है 9 प्रश्न है 7x माइनस 9 बराबर 16। सीधी बात है, इसमें अंश और हल में संख्याएं अलग अलग नहीं है, तो क्या कर लेंगे, इसका सीधा पक्षांतर।
ये 9 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 कितने हो गए? 25। x इज इक्वल टू 25/7, ये इसका उत्तर। x का मान कितना आया? 25/7। तो इस तरह से इन समीकरणों को कर लेना। ठीक है।